वंदे मातरम आपके साथ मैं हूं निशरतला। हमारे खास कार्यक्रम चर्चा खास में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में बिगड़े हालातों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में जानकारी दी है। राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री ने मंगलवार को कहा कि इस हालात पर हम नजर बनाए हुए हैं। बांग्लादेश में जनवरी 2024 में हुए चुनाव के बाद से ही टेंशन का माहौल बना हुआ था और इसी की वजह से जून में छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि सरकारी इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया है। जुलाई में पूरे महीने हिंसा चली है और हमने शांति के जरिए समाधान निकालने की गुजारिश की। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि हमारे लिए चिंता की बात यह रही कि अल्पसंख्यकों के दुकानों और मंदिरों में भी कई जगह पर हमला हुआ है। अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। आगे उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हमारे बहुत करीब है और जनवरी से वहां पर टेंशन चल रही है। हिंसा जून जुलाई में शुरू हुई थी और हम वहां राजनीतिक पार्टियों के टच में भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बांग्लादेश में हालात बदले और हालात ऐसे बदले कि हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। 4 अगस्त को सबसे ज्यादा हालत बिगड़ा और सबसे ज्यादा वहां अल्पसंख्यकों का पर जो है हमला चिंता का विषय बना हुआ है। शेख हसीना फॉर द मूवमेंट भारत में है। हम भारतीय कम्युनिटी के टच में हैं और कई स्टूडेंट लौटे हैं। हमारा दूतावास सक्रिय है। हमें आशा है कि वहां की सरकार हमारे नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराएगी। अल्पसंख्यकों पर हमले जो है लगातार हो रहे हैं और ये चिंता का विषय इस वक्त बना हुआ है। देखिए तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी है। देश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मंगलवार दोपहर 3 बजे तक संसद भंग करने का अल्टीमेटम दिया था। बांग्लादेश में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं शेख हसीना के खिलाफ 2 महीने से जारी प्रदर्शन में सोमवार को जमकर हिंसा हुई थी। इसके बाद वे पद से इस्तीफा देकर भारत पहुंची थी। हिंडन एयरबेस पर एनएसए अजीत डोभाल से उन्होंने करीब 1 घंटे बातचीत की थी। इधर भारत ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि शेख हसीना सदमे में है। सरकार बात करने से पहले उन्हें कुछ समय दे रही है। वे भविष्य को लेकर खुद फैसला लेंगी। कयास है कि वे लंदन या फिर फिनलैंड जा सकते हैं। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी अब से कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। अमिताभ कुमार जी सीधा आपके पास आते हुए, देखिए अमिताभ कुमार जी, जैसे ही शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और वो भारत का उन्होंने रुख किया, जब वो भारत आए तो ऐसा लग रहा था शायद अब स्थितियां सुधरेंगी, अब शायद हालात जो हैं, जो बेकाबू हुए थे जो हालात, अब वो शायद काबू में आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो। देखा भारत में शेख हसीना इस वक्त हैं, लेकिन वहां के हालात जस के तस बने हुए। लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मैं बहुत स्पष्ट हूँ। ये मुझसे ही बात, आप मुझसे ही बात कर रही हैं? हाँ जी अमिताभ कुमार जी, आप इससे मेरा ये सवाल है कि मैं बहुत स्पष्ट हूँ इस मामले में। इसको जो लोग भी राजनीतिक समस्या की तरफ देख रहे हैं वो भ्रम में हैं। ये जिहाद की समस्या है और जिहादियों का जो इस्तेमाल है वो पाकिस्तान, चीन, अमेरिका जैसे देश कर रहे हैं। वो भारत को किसी भी तरह डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। पिछले कई सालों से भारत को नहीं डिस्टर्ब कर पा रहे हैं, तो अब बांग्लादेश को इन्होंने टारगेट कर लिया है। बांग्लादेश को टारगेट करने का मतलब है इनको पाकिस्तान एक तरफ से भारत को परेशान कर रहा है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान की जगह अब नया पाकिस्तान एक और तैयार खड़ा कर लिया इन्होंने। आप देखिए कि अगर राजनीतिक प्रॉब्लम होती, आरक्षण को लेकर समस्या होती, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिया, हटा दिया, तो उसी वक्त सारे दंगे हंगामा खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये उनका उद्देश्य है ही नहीं। अल्पसंख्यकों पर जो हमला हो रहा है वो बहुत स्पष्ट बता रहा है। भारत के प्रति घृणा जो है वो बहुत स्पष्ट बता रही है। जिस ढंग से मंदिरों को जलाया जा रहा है, हिंदू सांस्कृतिक केंद्र को, भारत सांस्कृतिक केंद्र को नष्ट किया गया आज, और जो हिंदू हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर जिस ढंग से हमले हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि इसके पीछे राज क्या है। तो इस मामले में हमें किसी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है।
ये ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी तरीके से भारत को नष्ट करना चाहती हैं और उन्हें शह देने वाले देश, मैंने आपको बताया, ये तीनों देश मिलकर के उन्हें शह दे रहे हैं ताकि उनका प्रकोप बढ़े और भारत को किसी भी तरह परेशान करने का रास्ता निकले। यह बहुत स्पष्ट है। शेख हसीना, इसके पीछे का और कारण मैं बताता हूँ। इन लोगों का लोकतंत्र पे कोई यकीन नहीं है। ये लोकतांत्रिक लोग नहीं हैं। ये दिखावे का लोकतंत्र भले चला लें, लेकिन ये लोकतांत्रिक लोग नहीं हैं। शेख हसीना से पिछले 3 चुनाव में ये लोग लगातार हार रहे थे। ऐसे लोग, देखिए, जब लोकतंत्र होता है तो हर दल के कुछ समर्थक होते हैं। अब जब ये स्पष्ट था कि चुनाव हार रहे हैं बार बार, इसका मतलब है कि बहुमत जो था वो हमेशा शेख हसीना के साथ रहा। शेख हसीना ने इस देश को बहुत निचले स्तर से उठा करके बहुत बेहतर स्तर पर भी पहुंचाया। शिक्षा की स्थिति ठीक की, अर्थव्यवस्था ठीक की, उद्यमिता, उद्योगों को बढ़ाया, निर्यात को बढ़ाया और कई ढेर सारे संबंधों को उसने बेहतर किया, खास करके भारत के साथ। कई समस्याओं का निराकरण हुआ। हमें जमीन को लेकर के, सीमा पे कई जगह हमारी लड़ाइयाँ थी, पानी को लेकर के समझौते किए, तो देश के लिए वो बहुत बेहतर कर रही थी। उनके ऊपर भी देखिए इस तरह से आरोप लग रहे थे कि वो तानाशाह हैं, इस तरह की बातें जो कर रहे थे लोग। भाई, जब कोई भी अपोजिशन नहीं है, कोई डिस्कशन करने वाला नहीं है, उनकी नीतियों का विरोध करने वाला कोई पार्लियामेंट के अंदर नहीं है जहां नीतियां बनती है, तो निश्चित रूप से वो और उनकी पार्टी जो नीतियां तय कर देती है वही चलती हैं। जब देश के जनमत, देश का जनादेश उनको मिला हुआ है, तो जो नीतियां वो तय कर रही हैं वो ठीक है। ये उनको तानाशाह बता रहे हैं, लेकिन ये खुद तानाशाह लोग हैं जिनको जनमत नहीं है, लेकिन कुछ लाख गुंडों, बदमाशों के सहारे, छात्रों के नाम पे इन्होंने पूरे देश को अपने नियंत्रण में ले लिया, हंगामा और दंगा के सहारे। जो असामाजिक तत्व होते हैं, आम जनता उनसे डरती है, आप जानती हैं। पूरे शहर में आप देखेंगी तो 150 मुश्किल से, लाखों के जनसंख्या में 150 लोग जो असामाजिक तत्व होते हैं और सारा शहर उनसे डरता है। तो ऐसे ही असामाजिक तत्वों की सहायता से इन्होंने इस गवर्नमेंट को गिरा दिया और उसे आंदोलन का नाम दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए कर क्या रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर हमला कर रहे हैं, भारत के खिलाफ घृणा फैला रहे हैं और अब दिखावे की एक गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। और उसके बाद फिर अब चूंकि अब ये पूरी तरह से काबिज हो गए हैं और आर्मी जो है उसने अपने हाथ में नियंत्रण ले लिया है। आर्मी भी बहुत खुश नजर आ रही थी। इससे साफ पता चलता है कि जो कट्टरपंथी हैं वो कितने बुरी तरह से हावी हैं इनके ऊपर। अब ये सारे देश पे कब्जा करेंगे और जो चुनाव होगा वो दिखावे का चुनाव होगा और ये हमेशा वहां की सत्ता में बैठे रहेंगे। भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, इसलिए भारत को बड़ा सतर्क, सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि 2 देशों का मामला है तो संबंध एकदम से खत्म भी नहीं किया जा सकते। बिल्कुल। वो भी बांग्लादेश ऐसी जगह पे है जहां हमारा संबंध बेहतर होना बहुत जरूरी है, लेकिन चीन और अमेरिका और पाकिस्तान अब वहां घुसपैठ करेंगे, ये तय है। कट्टरपंथियों को वहां पे भी, जैसे पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग, प्रशिक्षण केंद्र चलता है, सारे हथियार सेना उपलब्ध कराती है, वही सारा कुछ यहाँ पे होने जा रहा है। और इन लोगों की घृणा देखिए कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जो इस देश के संस्थापक थे, उनकी मूर्ति को तोड़ा है। इसका मतलब समझिए कि पाकिस्तान 100% इसके पीछे है। ठीक है अमिताभ कुमार जी, वापस आपके पास में लौटूंगी। इसी बीच रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल राजन कोचर जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए जो लोकतंत्र है, जो लोगों द्वारा जो सरकार चुनी गई थी, उसे तो सेना ने कहा कि जाइए आप जाइए। केवल 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया था और कहा कि आप जाइए, और उन्हें निकाल दिया। लेकिन अब कुछ ही लोग, जो वो कट्टरपंथी लोग हैं, सिर्फ वो कुछ ही लोग अब जो है सरकार को चलाएंगे। और इससे क्या लग रहा है, कैसा रहेगा अब देश में, किस तरीके से अब वो देश चलेगा, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? अच्छा, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है हमारे नेबरहुड में, क्योंकि एक
अस्थिरता की सरकार, एक सर्कमस्टांसेस वहां पे आ रहे हैं, और जिस तरीके की वहां पे सरकार आने वाली है, अभी जो मुझे ये खबर है कि खालिदा जिया को रिलीज कर दिया जेल से। वो बीएनपी की लीडर है, बिल्कुल। और जो उनका बेटा है तारिक रहमान, जिसको बांग्लादेश हाई कोर्ट ने तड़ी पार कर रखा था, और वो लंदन में है और वो आ नहीं सकता था बांग्लादेश में। अभी उसके लिए दरवाजे अब तक खुल गए हैं, और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो शायद बांग्लादेश का नया चेहरा होंगे, बिकॉज खालिदा जिया की अभी एज बहुत हो गई है। और आप जानते हैं कि जियाउल रहमान जो उधर थे उस टाइम पे, जो प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के टाइम पे, ये सब उन्हीं के बेटे और वाइफ हैं। तो ये जो सिचुएशन है, हमने लास्ट टाइम भी देखा था जब बीएनपी पावर में थी, क्योंकि एक टर्म खालिदा जिया ने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का कार्यभार एक्चुअली संभाला है। तो उस टाइम पे एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश में था। तो अभी जो इंफॉर्मेशन है कि जमात इस्लामी के जो रूट्स है बांग्लादेश में, वो कुछ सालों से बहुत मजबूत हो चुके हैं, और हो सकता है कि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन सरकार में हो। तो अगर हम इस चीज को देखते हैं, तो मुझे एक मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं आपके चैनल पे, बट मैं इसको चाहता हूं कि हम एक और नया पाकिस्तान खड़ा कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे ऐसे हालात होने वाले हैं। हमारे जो ऐसे वेस्टर्न नेबर जो हमको अभी पाकिस्तान से हमको जूझना पड़ रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। शायद हमको बांग्लादेश से आने वाले वक्त में जूझना पड़े। मैं उम्मीद रखता हूं कि ये चीज ना हो, क्योंकि अगर ये सिचुएशन डेवलप होगी तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश का बॉर्डर भी बहुत ही वॉलेटाइल हो जाएगा। शायद हमको अपनी फौज लगानी पड़ेगी वहां। तो हम जब टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं, या हम 2.5 फ्रंट की वॉर करते हैं, तो शायद हमको 3.5 फ्रंट की वॉर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए, और स्पेशली हमारी डिप्लोमेसी के लिए, बिकॉज अभी हमको एक डिप्लोमेसी का टेस्ट हमारे सामने आने वाला है कि हमारी गवर्नमेंट जो भी चेंजेस आएंगी बांग्लादेश में, वो उसके साथ कैसे हैंडल अपना करती है। क्योंकि तीन इंपॉर्टेंट, आपको मैं बताना चाहूंगा, 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हमारे बांग्लादेश में चल रहे हैं। एक तो अदानी ने वहां पे सोलर अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। एक रेलवे लाइन है, ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन है जो आपकी अगरतला से स्टार्ट होती है और अखौरा और चिटागोंग पोर्ट तक जाती है। इस रेलवे लाइन के ऊपर चाइना की ऑब्जेक्शन थी। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में है। और तीसरा हमारा तीस्ता डैम का जो प्रोजेक्ट है, जो शेख हसीना ने इंडिया को दिया था, चाइना को नहीं दिया, और जो इंडिया को दिया था। अब ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके बाद जो हमारी 1.5 करोड़ की हिंदू पॉपुलेशन है बांग्लादेश में, उसकी सिक्योरिटी क्या रहेगी, इमिग्रेशन होगी, रेफ्यूजीज होंगे। ऑलरेडी हम जेल में रोहिंग्या से, और बिल्कुल सर। और देखिए, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अभी आपने यहाँ पर दिया सर, जिस तरीके से आपने कहा कि अगर हालात ऐसे रहे तो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान हम खड़ा करने जा रहे हैं। एक बड़ा स्टेटमेंट आपकी तरफ से यहाँ पर दिया गया था, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगी। देखिए कि अगर बहुत बड़ा पाकिस्तान अगर भारत खड़ा करने जा रहा है तो उसके लिए क्या स्टेप, क्या स्टैंड है भारत का, इस पर आगे भी चर्चा आपसे करूंगी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी बहुत देर से मेरे साथ बने हुए हैं। सर, आप विदेशी मामलों के जानकार हैं, और देखिए अंतरिम सरकार की बात कही जा रही है बार बार, तो अंतरिम सरकार का जो फैसला है, इसका स्वागत किया है अमेरिका ने, किस तरीके से देख रहे हैं सर अमेरिका के इस स्टेटमेंट को लेकर? क्योंकि पहला ही ये स्टेटमेंट आया है कि अंतरिम सरकार का हम स्वागत करते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? अंतरिम सरकार का स्वागत अमेरिका इसलिए कर रहा है कि उनके हितों में हो सके। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो ताजा घटनाएं घट रही है, उनमें जो ऑब्जर्व करने की चीज है डिप्लोमेटिक चैनल के द्वारा, एक तो वहाँ आर्मी में काफी फेरबदल हो गया है।
और कुछ लोगों को आर्मी से छुट्टी भी दे दी गई है, हाँ। जो कि शेख हसीना के पक्ष में थे। फिर दूसरी चीज ये थी कि असली में शेख हसीना को 4 अप्रैल की जो चीन में मीटिंग हुई थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। चीन में वो वहां पर मिली थी किनसे? वहां के प्रधानमंत्री से, और उनके सामने जो 15 प्रोजेक्ट चाइना के इनके यहाँ चल रहे हैं बांग्लादेश में, उनके बारे में चीज थी। लेकिन चाइना का ये जो कूटनीतिक क्षेत्रों में खबर है उससे ये पता लगता है कि चाइना ये चाहता था कि जिस तरह से उन्होंने ग्वादर का पोर्ट लिया है, वहाँ तांबे की खदानें ली हैं, वहाँ कोयले की खदानें ली हैं, और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना का जो बना रहा है उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये लागू हो, और शेख हसीना उसके लिए तैयार नहीं थी। और चाइना की ये सीधी नजर थी उन 2 द्वीपों पर जो कि बंगाल की खाड़ी में है, वहां वो अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहता था, और शेख हसीना ने इसके लिए सहमति नहीं दी। और चूंकि चाइना ये अच्छी तरह जानता है कि कुछ फौजी अफसरों को या प्रशासकीय अफसरों को अगर घूस दे दी जाए तो वो उनके पक्ष में फैसला कर देते हैं, तो अस्थिरता तो वहीं शुरू हो गई थी। उसका प्रमाण जो है, जो ढाका से अखबार निकलता है प्रोन्थोन एलो, ये जो अखबार है जिसका कि उल्लेख ढाका ट्रिब्यून ने भी किया है, उसने पूरी कहानी बताई हुई है किस तरह से इतवार की रात को 10 बजे शेख हसीना आर्मी के तीनों चीफों सब लोगों से बहुत नाराज हुई थी। आप नियंत्रण क्यों नहीं कर रहे हैं, आप शक्ति वापरिएगा। लेकिन आर्मी के और सब जवानों ने इनको ये बता दिया, अफसरों ने, कि देखिए कि लाखों की लोग जो है आपके गोनो भवन जो प्राइम मिनिस्टर का आवास है उसकी ओर आ रहे हैं, आपके पास सिर्फ 45 मिनट बचे हैं और हम नरसंहार नहीं कर सकते गोली चलाकर। जब उन्होंने हाथ ऊंचे कर दिए तो इनको यहाँ से भेजने का इंतजाम कर दिया गया, लेकिन उस वक्त भी वो तैयार नहीं थे आने के लिए। तो जानकारी ये मिली कि जब उनके बहन के लड़के से उन्होंने विदेश में बात कराई, उन्होंने कन्विंस किया, और इसके बाद बीच में भारतीय डिप्लोमेट्स भी उन्होंने अपनी भूमिका अदा की और सुरक्षित रूप से उनको निकाल लाया गया। इस बात से एक बात तो बिल्कुल प्रमाणित होती है कि जो आंदोलन मोहम्मद यूनुस नाम के जो नोबेल लॉरेट है, जिनको कि 2006 या 9 में जो नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स में मिला था, तो उनके विरुद्ध वो ग्रामीण बैंक का कुछ काम करते थे, उनको 6 महीने की सजा दे दी थी, जबकि वो मुजीबुर रहमान के काफी करीबी रहे थे। और उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को संगठित करके ये जो विद्यार्थियों को, नेताओं को इकट्ठा करके ये आंदोलन चलाया था। लेकिन ये आंदोलन जल्दी ही उनके हाथ से फिसलकर उन लोगों के पास चला गया। रोहिंग्या मुसलमान इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव थे। जो वीडियो रिपोर्ट आई है और जो गुप्तचर सूत्रों का एनालिसिस है, रोहिंग्या मुसलमान जो 12 लाख की तादाद में वहां मौजूद है, उन्होंने सबसे ज्यादा लूटपाट की है। न केवल उन्होंने की है, वो आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान परस्त हैं, ISI का सीधा जिनका इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने यहाँ पर सबसे ज्यादा काम किया है। और यही एक कारण है कि जब छात्र नेता आरिफ ने इस बात की घोषणा कर दी कि सोमवार के दिन सब लोग पूरे ढाका की ओर मार्च करो और साथ में इसके जो डंडे हैं, लठ हैं, उसको लेकर आओ। इसका मतलब ही था कि ये एक बहुत भयंकर विशाल योजना थी, लेकिन पुलिस और आर्मी इस सबको सहन करती रही है और उनका इसमें निश्चित रूप से तालमेल रहा है। अब रहा सवाल ये, भारत के सामने क्या समस्या है? 3 समस्या है। पहली समस्या तो ये है कि अगर वह अशांति अधिक समय तक रही तो निश्चित ही शरणार्थियों का यहाँ पर दबाव पड़ेगा, इसलिए हमारी सेनाओं को चौकस रहना पड़ रहा है। लेकिन मैं यहाँ ये भी बता दूं कि हमको जो है, आपके माध्यम से बता दूं कि हमको जो है बांग्लादेश की समुद्री सीमा के बाहर गश्त लगाना बहुत जरूरी हो गया आज। जैसे कि पाकिस्तान के आतंकवादी, तालिबानी परस्त लोग जो है बांग्लादेश में घुसकर उसकी स्थिति और न बिगाड़े। दूसरी समस्या ये है, भारतीय नागरिक जितने भी वहां पर हैं वो तो सुरक्षित हैं क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी बहुत ताकतवर है, और ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि आर्मी ने भी वहां पर नोटिफिकेशन जारी किया है और टेलीफोन नंबर दिए, अगर किसी तरह की बात हो तो इन नंबरों पे बात कर लीजिएगा। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है सुदूर क्षेत्रों में जो हिंदू पॉपुलेशन है, जिनकी संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है, उन सबका जीवन सुरक्षित कैसे रहे, उनके ऊपर आक्रमण ना हो, इसके लिए
हम सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम सिर्फ दो ही काम कर सकते हैं, एक तो जो अंतरिम सरकार बनेगी उससे कूटनीतिक संबंध अच्छे बनाकर और उनका सहयोग लें, और दूसरा जो तरीका है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ह्यूमन राइट कमीशन का उपयोग करके उन पर दबाव डालाया जाए, और निश्चित रूप से दबाव डल रहा होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि नया पाकिस्तान हम नहीं बनने देंगे। भारत सक्षम है और वैसे भी नहीं बनेगा, क्योंकि बांग्लादेश की भाषा जो है बांग्ला भाषा है। लेकिन एक चुनौती बहुत बड़ी खड़ी हो गई है सर, क्योंकि देखिए लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है। हालांकि बेशक भारत एक नया पाकिस्तान नहीं बनने देगा, लेकिन स्थितियां बहुत आउट ऑफ कंट्रोल चली गई हैं। चलिए सर, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। अमिताभ कुमार जी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अमिताभ कुमार जी, देखिए क्या वो मैसेज रहा जिसे देने में शेख हसीना असफल रही, सफल नहीं हो पाई, जिसके कारण हालात बेकाबू होते गए। और देखिए यूनुस जो है, मोहम्मद यूनुस, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जब तक वो पीएम थी, शेख हसीना जब तक पीएम थी, हमने गुलामी के दिन देखे हैं, और आज जब वो पीएम पद से इस्तीफा दे चुकी हैं तो अब जो देश है वो आजाद हो गया। इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं सामने। देखिए, ये बहुत साफ साफ बात है, ये कट्टरपंथी लोग हैं। ये कुछ भी नहीं सुन सकते। दुनिया अब जाकर के, इंग्लैंड, फ्रांस और इन देशों को, अमेरिका को अब जाकर के समझ में आ रहा है कि जिहादी जो लोग हैं ये कोई लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम नहीं है, और ये किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, और ये दुखता हुआ नासूर है सारी दुनिया के लिए। भारत बहुत अरसे से झेल रहा था और भारत इस बात को समझ रहा था। शेख हसीना कुछ भी करती, जितना शेख हसीना ने किया है उतना बांग्लादेश के लिए आज तक किसी ने नहीं किया है, किसी ने नहीं किया है। इवन पाकिस्तान के अंदर था तब भी नहीं हुआ उसके लिए। उसके बाद भी अगर ये हालात होते हैं तो आप समझ जाइए कि जो कट्टरपंथी हैं उनको शरिया चाहिए बस, बाकी सारी दुनिया को खत्म करना है। और गजवाए हिंद उनका एक सपना है, वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है भारत को अब ये दिनाजपुर, रंगपुर वाला जितना इलाका है, वहां तक का इलाका आगे बढ़ करके अपने हाथ में ले लेना चाहिए। वहां के हिंदुओं को वहां बुला करके और अपनी सीमा बराबर कर लेनी चाहिए, और इस सीमा पर अब ऊंची दीवार बनानी बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि इतना गुथा हुआ है ये पूरा इलाका कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन को रोकना कभी भी संभव नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि बॉर्डर लाइन क्रिएट की जाए, 2 किलोमीटर की, बीच में दीवार हो, और ये दिनाजपुर, रंगपुर वाला जो इलाका है, भारत जो मेघालय और बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है, ये पूरा वापस अपने कब्जे में ले। वहां पे जो बांग्लादेश में अभी हिंदू और अल्पसंख्यक जितने हैं उनको वो ला करके बसा ले, और बांग्लादेश को कहे कि अब तुम उसी तरफ रहो। नहीं तो मैं बता रहा हूं कि आने वाले 2-3 साल बाद बहुत ही ज्यादा मुसीबत हम लोगों को झेलनी पड़ेगी। कोई शेख हसीना वहां पे कामयाब नहीं होने वाली है। वहां पे शरिया का कानून अब बहुत जल्दी लागू होने वाला है। अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दिया है, अभी एंटोनियो गुतेरेस का बयान आया है, इतना हास्यास्पद है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अमेरिका के चंपू जो अध्यक्ष, वो महासचिव बोल रहे हैं कि वहां जो परिवर्तन हो रहा है लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। अरे पूरी सत्ता को उपद्रवियों ने काबू कर लिया, पलट के रख दिया है, वहां पे अब लोकतांत्रिक रहा क्या? अमेरिकी इशारे को इस तरह के बयान दे रहे हैं जो बहुत घटिया बात है। भारत के भविष्य को नुकसान पहुंचाने के दृष्टिगत ये लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, जिसमें बिल्कुल। और कुल मिलाकर देखा जाए तो बहती गंगा में सभी हाथ धोने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मेजर जनरल राजन कोचर जी भी काफी वक्त से मेरे साथ बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए जहां एक तरफ मैत्रीपूर्ण संबंध हमारे बांग्लादेश से रहे हैं और बहुत लंबे अरसे से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि ओथ सेरेमनी में भी जो है वो यहाँ पर आई थी, और ऐसे में जहाँ पर मैत्रीपूर्ण संबंध है, वहीं अगर आपका स्टेटमेंट लाके मैं खड़ा कर दूं कि पाकिस्तान
खड़ा ना हो जाए, जिसकी आशंका एक अभी हर किसी के मन में है, क्योंकि हालात कुछ इस कदर हैं, क्योंकि मंदिरों में लगातार हमले किए जा रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान बनने की तरफ अग्रसर होने जैसी चीजें जो है देखने को मिल रही है। तो देखिए कितना प्रभाव पड़ सकता है। देखिए बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध थे, कैसे मतलब अब इन संबंधों में क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है? निशा जी, जो बांग्लादेश आर्मी के कुछ ऑफिसर्स हैं जिनको मैंने ट्रेन किया है, जो हमारी एकेडमी में आए थे, और हमारा एक्सचेंज भी होता रहता है ऑफिसर्स का, तो मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। और जो बांग्लादेश की जो आर्मी है वो एक पॉलिटिकलाइज आर्मी है, वो भारतीय फौज की तरह नहीं है। पाकिस्तान की फौज और बांग्लादेश की फौज का आप तुलना अपना कर सकते हैं, क्योंकि 2008 से पहले बांग्लादेश में मिलिट्री रूल ही था। 2008 के बाद ही डेमोक्रेसी आई है बांग्लादेश में, तो वो एक उसका बैकग्राउंड है। दूसरा एक चीज हमको ये समझनी इसको पड़ेगी बांग्लादेश में, कि आज जो बांग्लादेश का जो वातावरण है वो एंटी इंडिया क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि वो शेख हसीना को आइडेंटिफाई भारत के साथ करते थे। वो शेख हसीना को एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है बांग्लादेश में कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करती थी। तो इस टाइप का स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है और इस टाइप की अलाइनमेंट है। जब कोई किसी से नफरत करने लग जाता है तो उसके जो भी साथी संबंधी होते हैं वो भी उस नफरत के बीच में आ जाते हैं। और इसलिए हमने देखा कि शेख मुजीबुर रहमान की क्या गलती है, वो तो फाउंडर फादर है, उनका स्टैचू भी तोड़ा गया। बिल्कुल, बिल्कुल। वो इसलिए तोड़ा गया क्योंकि वो इनके फादर थे। और इसको ना कि वो जो बांग्लादेश के लिए क्या क्या मुक्ति बाहिनी ने कुर्बानियां की हैं वो हिस्ट्री में दर्ज है आज। और जो भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई है वो किसी को याद नहीं है आज, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेंटिमेंट अभी एंटी इंडिया का बन चला है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस्कॉन टेम्पल को भी वैंडलाइज किया है, और जो भी घर है हिंदुओं के एटलीस्ट 18 से 20 घरों में आग लगा दी गई। बिल्कुल। तो ये कोई आप अपना फौज का मोबाइल नंबर दे दो, कुछ दे दो, इससे कोई फर्क नहीं होता मॉब को। जब एक मॉब उधर आती है तो वो फिर ऐसे एक्शन लेती है, और फौज कोई कार्रवाई करने वाली नहीं है, बिकॉज फौज इस मॉब के ऊपर गोली नहीं चलाएगी। जो गलती फौज ने या पुलिस ने शेख हसीना के टाइम पे किए 140 सर, लोगों माफी को के मारा साथ है, आपको रोकना चाहूंगी, समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। और माफी चाहूंगी डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आपके पास भी मैं नहीं आ पाई। माफी चाहूंगी मेजर जनरल राजन कोचर जी, अब मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और चलिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम चर्चा खास में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।